हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है एमटीआई रडार। आज हम बात करेंगे एमटीआई रडार सिस्टम के बारे में। एमटीआई यानी मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार सिस्टम, यह किस प्रकार वर्क करता है। एमटीआई रडार सिस्टम जो होता है बेसिकली वो मूविंग टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी रेंजिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी या टारगेट कोई स्टेशनरी कंडीशन में है तो जनरली पल्स रडार का इस्तेमाल करते हैं, और यदि कोई टारगेट गतिशील कंडीशन में है या रडार सिस्टम ही मूविंग केस में है और टारगेट स्थिर अवस्था में है तो या दोनों चीज़ें यानी कि रडार सिस्टम और टारगेट यदि दोनों मूविंग केस में है तो वहाँ पर मूविंग एमटीआई रडार सिस्टम या कंटिन्यूअस वेव रडार सिस्टम का यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार सिस्टम वर्क करता है। यह ब्लॉक डायग्राम बेसिक एमटीआई रडार सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें एक ही एंटीना का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एंटीना ट्रांसमीटर और एज ए रिसीवर दोनों के रूप में यूज होगा। कोई भी एंटीना अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के रूप में यूज होता है तो उसके लिए एक डुप्लेक्सर स्विच लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर डुप्लेक्सर जो होती है वो एंटीना को कभी ट्रांसमिशन और कभी रिसेप्शन के रूप में सिग्नल को रिसीव करने में काम कराती है। इसमें जो एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जा रहा है वो जनरली क्रिस्टलान एम्पलीफायर सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें मॉड्यूलेटर है, बाकी स्टाइलो कोहो और डिफरेंट सेक्शंस हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार ये सिस्टम वर्क करता है। सबसे पहले जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पर टारगेट का डिटेक्शन करना है उस फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल स्टाइलो यानी स्टेबल लोकल ऑसिलेटर, स्टाइलो का मतलब है STAL, स्टेबल, एल का मतलब लोकल ऑसिलेटर्स के द्वारा एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल, जैसे यहाँ पर F0 लिखा हुआ है, उसको जनरेट किया जाता है। और यह सिग्नल जो होती है टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी की सिग्नल से टारगेट को डिटेक्ट करना है उस फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल इस ऑसिलेटर के द्वारा जनरेट की जाती है। यहाँ पर F0 फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल जनरेट की जा रही है, तो इस F0 फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल को एक मिक्सर 1 और एक मिक्सर 2 में प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जो मिक्सर्स होते हैं वो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के रूप में वर्क करते हैं। तो एक सिग्नल मिक्सर 1 को दी जा रही है और एक सिग्नल जो है मिक्सर 2 को दी जा रही है। मिक्सर 2 को एक सिग्नल एक कोहो यानी कोहेरेंट ऑसिलेटर, कोहो यानी कोहेरेंट ऑसिलेटर से भी एक सिग्नल फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज की, जिसे FC यानी कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल जनरेट करके मिक्सर 2 में भेजी जाती है। यहाँ पर जो कोहेरेंट ऑसिलेटर है एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल को जनरेट करता है। यह कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज की जो सिग्नल है यह रेफरेंस फ्रीक्वेंसी के रूप में वर्क करती है। यानी कि इस सिस्टम के लिए जो रेफरेंस सिग्नल होती है वो FC रेंज की होती है, FC ही होती है। तो कोहेरेंट ऑसिलेटर जो होता है एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल जनरेट करता है और इस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल को मिक्सर 2 को प्रोवाइड किया जाता है और यही सेम टू सेम सिग्नल फेज सेंसिटिव डिटेक्टर को भी दी जाती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि स्टेबल लोकल ऑसिलेटर यानी स्टाइलो के द्वारा भी सिग्नल जो जनरेट की जा रही है वो भी फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज की है, यानी इसकी भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, जिसमें FC जो होती है वो रेफरेंस फ्रीक्वेंसी सिग्नल होती है और F0 जो होती है वो ट्रांसमिटेड यानी कि फॉर ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। यानी जिस सिग्नल से टारगेट का डिटेक्शन करना है यानी जो मेन सिग्नल होती है वह सिग्नल स्टाइलो के द्वारा जनरेट की जाती है और कोहो के द्वारा एक रेफरेंस सिग्नल जनरेट की जाती है, जिसे हम जनरली इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी कहते हैं, FI। इसे FC या FI के रूप में भी डिनोट किया जा सकता है। तो यह एक मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज की या इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज की कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज की रेफरेंस सिग्नल होती है। इस सिग्नल को फेज सेंसिटिव डिटेक्टर को भी देते हैं और मिक्सर 2 को भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार मिक्सर 2 को दो सिग्नल मिलती है, एक स्टाइलो के द्वारा F0 और एक कोहो के द्वारा FC। ये मिक्सर जो होता है एक एज ए एडर के रूप में वर्क करता है। तो इन दोनों सिग्नलों को ऐड करके आगे की तरफ क्रिस्टलान एम्पलीफायर को प्रोवाइड कर देता है। क्रिस्टलान एम्पलीफायर को जो सिग्नल मिलती है वो स्टाइलो F0 और कोहो FC दोनों के एडिशन फॉर्म के बराबर सिग्नल मिलती है। क्रिस्टलान एम्पलीफायर को आवश्यक बायसिंग यानी जितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है इसे ऑपरेट करने के लिए, उस पावर को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक मॉड्यूलेटर लगा होता है। तो यह जो मॉड्यूलेटर होता है यह क्रिस्टलान एम्पलीफायर को रिक्वायर्ड
बायसिंग प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड बायसिंग प्रोवाइड करता है। यह क्लिस्टन एम्पलीफायर जो होता है इस F0 प्लस FC फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करता है और इसकी पावर को उस लेवल तक बूस्टअप कर देता है इस सिग्नल को, यानी इस सिग्नल की पावर को उस रेंज तक एम्पलीफाई कर देता है कि वो सिग्नल जो है टारगेट के पास इजीली पहुंच जाए। यानी कि काफ़ी इस सिग्नल F0 प्लस FC फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल के पावर को काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए क्लिस्टन एम्पलीफायर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करता है। सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करने के बाद F0 प्लस FC फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल जो है डुप्लेक्सर को दी जाती है। डुप्लेक्सर जो होता है, डुप्लेक्सर का काम होता है कि अगर सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है तो एंटीना को ट्रांसमीटर पोर्शन से कनेक्ट कर देना और उसी समय रिसीवर सेक्शन को एंटीना से डिस्कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पर जब क्लिस्टन एम्पलीफायर से सिग्नल जब निकलेगी F0 प्लस FC फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो यह सिग्नल ट्रांसमिशन सिग्नल है, यानी ट्रांसमिट की जाने वाले सिग्नल है। तो इस समय डुप्लेक्सर जो होगा इस एंटीना को इस ट्रांसमीटर के पाथ से कनेक्शन करा देगा और इसी समय रिसीवर का ये जो पार्ट है, रिसीवर सेक्शन, इसको एंटीना से डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे यह सिग्नल F0 प्लस FC जो होती है वो सीधे एंटीना के पास पहुंच जाती है और नीचे रिसीवर के पास नहीं आ पाती है और ये सिग्नल जो होती है इस एंटीना से स्पेस में ट्रांसमिट हो जाती है। और स्पेस में ट्रांसमिट होने के बाद ये सिग्नल चारों दिशाओं में फैलती है। इसमें से एक सिग्नल जो होती है वो टारगेट की तरफ जाती है और टारगेट से टकराने के बाद भी सिग्नल चारों डायरेक्शन में फैल जाती है, लेकिन टारगेट से टकराने के बाद कोई ना कोई एक सिग्नल ऐसी होती है जो वापस रिटर्न इसी डायरेक्शन में आती है। उस सिग्नल को इको सिग्नल कहते हैं। तो जो सिग्नल वापस रिसीव होती है उस सिग्नल को रिसीव्ड सिग्नल कहते हैं और ये सिग्नल जो है F0 प्लस FC के रेंज में दिखाया जा रहा है। यानी कि जो सिग्नल रिसीव हो रही है वो भी F0 प्लस FC के रेंज में है और जो ट्रांसमिट की जा रही है वो भी जो है F0 प्लस FC है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें जो F0 जो होगा वो तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज का होगा ही, चाहे ट्रांसमीटर वाली सिग्नल हो या ट्रांसमिशन वाले सिग्नल हो या रिसीविंग सेक्शन वाले सिग्नल हो। लेकिन जो सिग्नल रिसीव हो रही है F0 प्लस FC फ्रीक्वेंसी रेंज की, इसमें जो FC फ्रीक्वेंसी रेंज की जो सिग्नल है वह रिसीव होने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल है उसका फेज जो है लगातार चेंज होता रहता है यदि टारगेट मूविंग कंडीशन में होगा तब। इसमें एक से ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ से जो कोहो यानी कोहेरेंट ऑसिलेटर जो है जो सिग्नल जनरेट करके भेज रहा था वह एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी इसका फ्रीक्वेंसी मान जो होता है कांस्टेंट होता है, उस रेंज की सिग्नल को जनरेट करके भेजा हुआ है, यानी इसका फेज चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। जबकि सिग्नल जो रिसीव होगी इको सिग्नल वह भी F0 प्लस FC फ्रीक्वेंसी रेंज की ही होगी, लेकिन उसमें जो FC है उसका फेज या फ्रीक्वेंसी मान लगातार चेंज होता रहेगा। अगर टारगेट मूविंग केस में होगा तब, यदि टारगेट स्टेशनरी कंडीशन में है तो सेम इसी फ्रीक्वेंसी रेंज की FC सिग्नल ही रिसीव होगी, यानी उसका भी फेज कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस प्रकार इको सिग्नल जो रिसीव होती है वो भी F0 प्लस FC फ्रीक्वेंसी रेंज की होती है। तो जब सिग्नल एंटीना रिसीव करता है तो उस समय डुप्लेक्सर जो होता है एंटीना को रिसीवर सेक्शन से कनेक्ट कर देता है और इसी समय ट्रांसमीटर सेक्शन से डुप्लेक्सर जो है एंटीना को डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी सिग्नल जो रिसीव हो रही है वो सीधे रिसीवर पार्ट में आती है, ना कि ट्रांसमीटर के पास जाती है। तो जो सिग्नल फाइनली रिसीव होती है वो F0 प्लस FC फ्रीक्वेंसी रेंज की रिसीव हो रही है। इसमें जो FC है वह सिग्नल जो है वेरिएबल फेज यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मान के है। इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी फेज जो है लगातार चेंज हो रहा है, जबकि जो ट्रांसमिट की जाने वाले सिग्नल में FC है इस सिग्नल का फेज या फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट है। यही दोनों में मेन डिफरेंस होता है। यह सिग्नल रिसीव्ड सिग्नल है और यह सिग्नल जो है ट्रांसमिशन सिग्नल है। तो जो सिग्नल रिसीव हो रही है F0 प्लस FC फ्रीक्वेंसी रेंज की इसको जो है मिक्सर 1 में प्रोवाइड किया जाता है, जबकि मिक्सर 1 में पहले से ही स्टैलो यानी जो मेन सिग्नल हमारी ट्रांसमिशन वाली थी उसको भी प्रोवाइड किया जा रहा था F0 फ्रीक्वेंसी रेंज की। तो ये जो मिक्सर होता है, यह मिक्सर जो होता है इस जो ट्रांसमिशन स्टैलो के द्वारा जो सिग्नल जनरेट हुई है F0 फ्रीक्वेंसी रेंज की उससे वह क्लिप कर देता है और केवल FC फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को ही आगे की तरफ पास करता है। इसमें जो FC सिग्नल है यह रिसीव्ड FC सिग्नल है, यानी कि इस सिग्नल का फेज लगातार चेंज हो रहा है या बदल रहा होता है, क्योंकि अगर टारगेट मूविंग केस में होगा तो ये जो FC सिग्नल रिसीव हुई है उसका फेज लगातार चेंज होगा। यदि टारगेट स्टेशनरी कंडीशन में होगा, स्थिर अवस्था में होगा, तो उस समय इस सिग्नल का फेज जो है चेंज नहीं होता है और कांस्टेंट होता है, सेम वैसे ही जैसे
जो सिग्नल ट्रांसमिट की जा रही थी FC फ्रीक्वेंसी रेंज की, उसी की तरह। तो मिक्सर 1 जो होता है F0 फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को रिमूव कर देता है और FC फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को पास करता है, और यह FC जो होती है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के अराउंड ही होती है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि जो कोहेरेंट ऑसिलेटर होता है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज की ही सिग्नल जनरेट करता है। ये जो FC होती है इसे खुद हम ये जो FC होती है ये ऑलरेडी जो होती है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल ही होती है। तो जो सिग्नल रिसीव हो रही है इको सिग्नल FC, यह भी जो है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल ही होती है। बस इस FC में और इस FC में डिफरेंस यह है कि इस FC का फेज या फ्रीक्वेंसी मान लगातार कांस्टेंट है और इसका फेज जो है लगातार चेंज होता रहता है, या फ्रीक्वेंसी मान लगातार चेंज होता रहता है। तो इस रिसीव्ड होने वाले सिग्नल जो FC है इसको IF एम्पलीफायर सेक्शन में पास करते हैं। यह एम्पलीफायर जो होता है इस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफाई करने के बाद यह सिग्नल जो है फेज सेंसिटिव डिटेक्टर के पास भेजता है। यहाँ पर जो फेज सेंसिटिव डिटेक्टर होता है यह रिसीव्ड FC सिग्नल यानी रिसीव्ड कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी की सिग्नल, और जो स्टार्टिंग केस में जो मेन सिग्नल कोहेरेंट वाली थी उसको जो जनरेट करके भेजा गया था ना FC सिग्नल, इन दोनों सिग्नलों के फेज में कंपैरिजन करता है। इसमें जो कोहेरेंट ऑसिलेटर से जो सिग्नल दी जा रही है FC यानी कि कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी की सिग्नल, इसका फेज कांस्टेंट है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी मान कांस्टेंट है, जबकि जो सिग्नल रिसीव हो रही है FC इसका फेज और फ्रीक्वेंसी मान लगातार वेरिएबल है, क्योंकि यदि टारगेट मूव करेगा तो उससे रिसीव्ड होने वाले सिग्नल का FC मान भी क्या होगा, लगातार फ्रीक्वेंसी मान या फेज मान चेंज होता रहेगा। तो यह फेज सेंसिटिव डिटेक्टर जो होता है रिसीव्ड FC और रेफरेंस सिग्नल की FC इन दोनों के फेज में कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करने के बाद सिग्नल को आगे की तरफ पास कर देता है, जो कि जनरली वीडियो सिग्नल होती है। इस सिग्नल को एक एम्पलीफायर में भेजते हैं कुछ डिले करने के बाद, और एक एम्पलीफायर में डायरेक्ट सिग्नल को पास कर दिया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो FC फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल जो है, इसी फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल का ही जो है डिले लाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग डिले, यहाँ पर जो डिलेयर सर्किट लगी हुई है, इसका डिले मान जो होता है 1/FC के अराउंड होता है। यहाँ पर FC वही FC है जो कोहेरेंट ऑसिलेटर ने इस सिग्नल को जनरेट किया था। तो फेज सेंसिटिव डिटेक्टर से प्राप्त सिग्नल जो कि कंपेयर्ड सिग्नल होती है, रिसीव्ड FC और रेफरेंस FC, इन दोनों सिग्नलों का जो कंपेयर करने के बाद सिग्नल जो भेजती है वो वीडियो सिग्नल होती है। इस सिग्नल को डायरेक्टली एक एम्पलीफायर से पास किया जाता है, फिर सबट्रैक्टर में दिया जाता है, और इसी सिग्नल को कुछ डिले करने के बाद यानी 1/FC टाइम्स डिले करने के बाद एक एम्पलीफायर में दिया जाता है, उसके बाद सबट्रैक्टर में दिया जाता है। तो एक सिग्नल जो डायरेक्ट एम्पलीफायर से यानी कि एम्पलीफाई होने के बाद मिलती है, और एक सिग्नल जो होती है जो डिले होने के बाद जो मिलती है, इनमें जो है डिले होता है, और डिले जो होता है उसको जो है ये सबट्रैक्टर जो होता है दोनों सिग्नलों को घटाता है। यदि डिले मान भी जो है सेम इस सिग्नल के बराबर अगर आता है तो सबट्रैक्टर के द्वारा जो सिग्नल प्राप्त होती है वो 0 हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर टारगेट अगर मूविंग केस में होगा तो एम्पलीफायर 2 से जो सिग्नल प्राप्त होगी और एम्पलीफायर 1 से जो डिले होने के बाद जो सिग्नल प्राप्त होगी, इन दोनों के फेज में डिफरेंस होगा, जिससे सबट्रैक्टर जब इन्हें सब्सट्रैक्ट करेगा तो सिग्नल कैंसिल नहीं होगी और वह सिग्नल इंडिकेटर के पास जाएगी, तो एक इंडिकेशन देगा या फिर एक डिस्प्ले कराएगा कि किसी टारगेट जो है किस पोजीशन पर है। लेकिन अगर टारगेट स्टेशनरी कंडीशन में है यानी कि स्थिर अवस्था में है, तो जो सिग्नल एम्पलीफायर 2 से पास होगी और जो सिग्नल डिले होने के पास होगी, इन दोनों सिग्नलों का फेज जो है सेम ही रहेगा अगर टारगेट स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा तब, क्योंकि स्थिर अवस्था में जो सिग्नल रिसीव हो रही है इको टारगेट से टकराने के बाद, अगर टारगेट स्थिर है तो जो सिग्नल रिसीव होगी उसका फेज और फ्रीक्वेंसी मान सेम वही होगा जो सिग्नल ट्रांसमिट की गई थी ट्रैक करने के लिए। तो अगर टारगेट स्टेशनरी कंडीशन में होगा तो एम्पलीफायर 2 से जो सिग्नल प्राप्त होगी, और यदि टारगेट उसी समय स्थिर ही है तो डिले करने के बाद जो एम्पलीफायर 1 से सिग्नल जो प्राप्त होगी, उन दोनों का फेज जो है सेम होने की वजह से सबट्रैक्टर जो होता है इन दोनों को जब सब माइनस करेगा यानी घटाता है तो दोनों सिग्नल कैंसिल आउट हो जाती है और इंडिकेटर में 0 सिग्नल प्राप्त होती है। इसका मतलब होता है कि टारगेट जो है वो स्थिर अवस्था में है। जबकि अगर टारगेट मूविंग केस में होगा तो एम्पलीफायर 2 से जो सिग्नल प्राप्त होगी
और डिले करने के बाद डिले टाइम जो होता है 1/fc, यानी कि जो रेफरेंस सिग्नल है उसी की फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के अराउंड जो होता है इसका डिले टाइम होता है। डिले टाइम के बाद जो एम्प्लीफिकेशन होने के बाद सिग्नल जो मिलेगी, इन दोनों सिग्नलों के फेज और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होने की वजह से सबस्ट्रक्टर के द्वारा जो सिग्नल प्राप्त होती है वह सिग्नल जो होती है वो इंडिकेट करती है कि टारगेट जो है मूविंग केस में है। आइए इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार यह सबस्ट्रक्टर ये पूरी प्रोसेस जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। यदि फेज सेंसिटिव डिटेक्टर के द्वारा जो सिग्नल प्राप्त हो रही है, यदि उसको ट्रेस करके अगर उसको डिस्प्ले कराया जाए तो फेज डिटेक्टर से प्राप्त होने वाले सिग्नल का जो फर्स्ट पल्स है उसका अगर ग्राफ इस प्रकार है, और फिर कुछ समय के बाद यानी दूसरी पल्स का ग्राफ जो है इस प्रकार अगर आए, और तीसरी पल्स का ग्राफ अगर इस टाइप का हो, तो इन तीनों पल्सेज में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे तो जो यहाँ से यहाँ तक जो पल्स है वो लगभग सेम है। ठीक इसमें भी लगभग वैसा ही पल्स है, और इसमें भी लगभग, बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कहने का मतलब है यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पल्स का जो शेप है अगर सेम ऐसे ही यहाँ पर भी रहा यहाँ पर भी रहा, तो इसमें किसी भी पॉइंट, तीनों पॉइंट को अगर हम कंपेयर करेंगे सबस्ट्रक्टर के द्वारा, अगर कंपेरिजन किया जाएगा या सबस्ट्रक्टर के द्वारा अगर इनको क्लिप किया जाएगा, जैसे ये पहली सिग्नल है अगर एम्पलीफायर 2 से पास हो रही है और डिले करने के बाद जो है एम्पलीफायर 1 से दूसरी सिग्नल अगर पास की जाए तो इन दोनों से, इनमें से कहीं भी अगर चेक किया जाए तो हर जगह पल्स का मान सेम होने की वजह से, फ्रिक्वेंसी का मान सेम होने की वजह से सबस्ट्रक्टर जो होगा इन दोनों सिग्नलों को कैंसिल कर देगा। यानी सबस्ट्रैक्ट जैसे ही करेगा माइनस करेगा तो ये दोनों सिग्नल जो होती है कैंसिल हो जाएगी, और इंडिकेटर यह इंडिकेट करेगा कि टारगेट जो है स्थिर अवस्था में है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के केस में, यहाँ से लेकर यहाँ तक केस में अगर पल्स सेम टू सेम उसी तरह से बने जिस तरह से किसी एक पल्स में है, तीनों का अगर शेप सेम हो तो यह इंडिकेट करेगा कि टारगेट जो है वह स्थिर अवस्था में है। जबकि अगर इस पोजीशन की बात की जाए, जैसे कि यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पर इसका पीक टाइम ऐसे दिखाया जा रहा है, और इसी ठीक पॉइंट पर यानी इसके ठीक अराउंड में यहाँ पर थोड़ा सा कम जो है पीक टाइम दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर जो पीक टाइम है थोड़ा सा लो दिखाया जा रहा है। यानी कि अगर इस पोजीशंस की बात किया जाए तो इस पोजीशंस में तीनों पल्स का जो टाइमिंग है, जो तीनों पल्स का जो शेप है, एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट यानी कि फेज जो है फेज डिफरेंट है। तो यह डिफरेंट फेज यह इंडिकेट कर रहा है कि टारगेट जो है मूविंग केस में है। इसके बाद जैसे इस पोजीशन की अगर बात की जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं से भी अगर ट्रैक किया जाए, अगर इन तीनों का कंपैरिजन किया है तो यहाँ पर भी जैसा पल्स है वैसा यहाँ पे पल्स नहीं है, डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है। तो ये तीनों पल्स इंडिकेट करेगी कि टारगेट जो है मूव कर रहा है। तो कहीं पर भी अगर तीनों का अगर ट्रेसिंग किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, अगर डिफरेंट फेज आता है तो ये इंडिकेट करता है कि टारगेट मूव कर रहा है। और यदि तीनों को अगर कंपैरिजन किसी भी पॉइंट्स पर किया जाए, तीनों पॉइंट्स पर सेम टू सेम किया जाए, तो यदि तीनों का फेज या फ्रीक्वेंसी फेज मान अगर सेम दिखाता है तो इसका मतलब होता है कि टारगेट जो है स्टेशनरी कंडीशन में है। तो अगर तीनों पल्सेस का अगर फेज यानी कि शेप जो है अगर सेम दिखाई देगा तो उस समय सबस्ट्रक्टर से प्राप्त जो सिग्नल होगी वह ज़ीरो होगी, यानी कोई सिग्नल प्राप्त नहीं होगी, और कोई सिग्नल यह इंडिकेट करेगा कि टारगेट जो है स्थिर अवस्था में है। और यदि तीनों पल्सेज में से तीनों का अगर फेज मान अगर डिफरेंट है, यानी शेप जो है डिफरेंट है, तो उस समय सबस्ट्रक्टर से जो प्राप्त सिग्नल होगी वह जीरो नहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वह वैल्यू इंडिकेट करेगा कि टारगेट जो है मूविंग केस में है। तो इस प्रकार यह MTI रडार सिस्टम जो होता है वह डिटेक्ट कर लेता है कि टारगेट गति कर रहा है या स्थिर अवस्था में है। और इससे जो सिग्नल रिसीव्ड होती है, ये पूरा सिस्टम भी जो होता है डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है FD, इसका फॉर्मूला होता है 2VR/λ। तो ये पूरा रडार सिस्टम जो होता है डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। तो जो सिग्नल रिसीव्ड हो रही है उन सिग्नलों को कंपेरिजन करने के बाद जो सिग्नल रिसीव्ड होगी उसे डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इस सिग्नल के अनुसार ही पता चलता है कि टारगेट की वेलोसिटी क्या है, यानी कि टारगेट कितनी स्पीड से गति कर रहा है। तो इस प्रकार यह रडार सिस्टम जो होता है यह डिटेक्ट कर लेता है कि टारगेट स्थिर अवस्था में है यानी रुका हुआ है या फिर गति कर रहा है। थैंक यू।